हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 1 वास्तविक संख्या। उसकी पहली एक्सरसाइज हमारी 1.1 चल रही थी, उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, वो करेंगे। और फिर अगली जो एक्सरसाइज आएगी आपकी 1.2, उसके एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। तो देखें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, है ना। क्वेश्चन है आपका कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं कि एक ये मैदान हो गया वृत्ताकार, इसके चारों ओर ये पथ है वृत्ताकार, ये। ठीक है, ये आपका एक रास्ता हो गया, वृत्ताकार रास्ता हो गया। ठीक, आगे दिया है आपको, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है, सोनिया को कितने 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और किसको, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये आपका वृत्ताकार एक मैदान है और ये आपका एक रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों कौन कौन है, एक तो सोनिया है और एक रवि है। इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं सोनिया और रवि। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, और रवि है जो उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। तो हमसे ये पूछा है कि दोनों जब यहाँ से घूमकर वापस आएंगे तो कितने समय बाद, कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद वो वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो समझना थोड़ा सा कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेगा। ठीक है, और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगेगा, तो 18 दूना 36, दो चक्कर लगाने में सोनिया को लगेंगे 36 मिनट। और 36 मिनट में जो रवि है, एक अगर 12 मिनट में अगर एक चक्कर लगाता है तो 12 दूना 24 मिनट में दो चक्कर, और भारतीय 36 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, इस तरह से 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर मिलेंगे। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सोल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो देखो, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का। क्यों, क्योंकि हमें दोनों में बड़े से मतलब बड़े से बड़ा एक कॉमन नंबर मल्टीपल्स निकालना है, दोनों का बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, दोनों का क्या निकालना अपने को, एलसीएम। एलसीएम में जो आएगा वही क्या रहेगा, इनके मिलने का समय रहेगा। ठीक है, तो देखें किस तरह से एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं अपन, 18 का निकाल रहे हैं। ठीक है, देखें आप, सबसे पहले हम निकालेंगे 18 का। किससे काटेंगे, 2 से, 2 9 18, 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 3 में से भाग जाता है 9 में, 3 3 9, 3 बार, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3। ये आपके 18 के गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर 12 के कितने हो गए, 2 से काटा, 2 6 12, 6 बार जाएगा, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 3 से 3 बार जाएगा, फिर 3 से कैंसिल किया तो कितना आएगा, 1। तो 18 के कितने हो गए, 18 के हो गए आपके गुणनखंड, 2 एक बार है और 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। और किसके, 12 के कितने हो गए, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार, तो उसकी पावर जितनी बार होता है उसकी पावर उतनी लगा देते हैं। ठीक है, घात, और इंटू 3। अब हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, है ना। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी घात देखते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी आपका आता है। तो देखो, 2 भी दोनों में कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 की घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो बड़ी घात एलसीएम में आती है 2 की घात 2, इंटू 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है, 3 की घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो बड़ी पावर आपकी एलसीएम में आती है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा 2 दूना 4, इंटू 3 का 2 बार गुणा 3 3 9, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 36 हो गया, है ना, 36। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः। ठीक है, हमसे पूछा था प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर कितना मिनट हो जाएगा आपका, 36 मिनट। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा ना। अब अगले उसमें अपन जो अगली एक्सरसाइज है आपकी कौन सी, प्रश्नावली 1.2।
इसके हम देखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? उदाहरण। ये हम सॉल्व करते हैं। देखें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले एग्जाम्पल करेंगे, है ना, एग्जाम्पल, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखें आप, है ना, पहला आपका प्रमेय 1.3 है इसी में कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। हमें इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो किस तरह से सिद्ध करते हैं? हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको प्रूव करके बताना है, तो वो किस तरह से करेंगे, है ना। उसके लिए सबसे पहले हम इसको विरोधाभास मेथड से हल करेंगे। विरोधाभास का मतलब होता है जो इसमें पूछा है उसके अपोजिट हम मानेंगे, है ना। तो देखो किस तरह से मानते हैं, है ना। एक या दो क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, तो माना √2 एक क्या है? अपरिमेय हमें लाना है, तो हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या मान ली। ठीक है, जो दिए गए कथन के विपरीत है, जो दिए गए कथन के क्या है? विपरीत है, के विपरीत है, विपरीत है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसको अपरिमेय लाना है, तो हमने क्या माना? इसको परिमेय माना, मतलब विरोधाभास मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम इसको। तो इसको हमने क्या मान लिया है? परिमेय संख्या मान ली है, जो कथन के क्या है? विपरीत है। ठीक है, लेकिन माना है हमने। अब परिमेय संख्या किसके रूप की होती है वो देखें आप। तब परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? जो आपका अंश बटे हर के रूप के। तो जो √2 है उसको हमने क्या माना? √2 को हमने क्या माना? परिमेय संख्या माना। तो √2 किसके रूप की होगी? अंश बटे हर, a बटे b के रूप की। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, और a और b दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और b का मान कभी भी क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं जहां a और b ये जो दोनों a और b अंश और हर में जो संख्या लिखी है ना, a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा क्या नहीं है? b का मान शून्य नहीं है, b बराबर नहीं है 0। ये हमने क्यों? देखो परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? अंश बटे हर के रूप की। तो ये लिखा हमने, a को अंश माना और b को क्या माना? हर माना। ठीक है, और ये किसके बराबर है? √2 के, क्योंकि √2 को हमने परिमेय संख्या माना। और a और b क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है जो एक संख्या से नहीं। ऐसे सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसे पूर्णांक जिनका दोनों का एक भी कॉमन गुणनखंड या आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एक संख्या से नहीं कटने चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, अब देखें आप, है ना, इसको क्या करेंगे? इसका बटे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, a का इधर करेंगे तो a = √2 का b में किया तो √2 कितना आ गया? आपका b आ गया, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ इस रूट को हमें काटना है, तो दोनों पक्षों क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √2 b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a², और बराबर यहाँ आपका √2 का कभी भी रूट में अगर संख्या होगी और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका अर्थ है आप मतलब √2 का कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार। √2 का 2 बार गुणा हो रहा है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 × 2। अब ये देखो रूट के अंदर क्या बन गए? एक जैसी संख्या के पेयर बन गए, जोड़े बन गए, तो इसका रूट कट जाता है और एक बाहर निकल आता है। इस तरह से किसी भी संख्या का क्या होता है? वर्ग होता है रूट वाली संख्या का। ठीक है, तो इस तरह से आपका √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2, और जब b का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? b² आएगा। ठीक है, इतना आ गया, है ना। अब ये गुणा वाला कहाँ जाता है? भाग में। तो a² और गुणा में 2 है, कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, = कितना आ गया आपका? b का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया आपका? 1 हो गया, है ना। अब आगे देखें आप, अब देखो यहाँ क्या हो क्या रहा है कि a² में किससे भाग दे रहे हैं? 2 से। तो आंसर कितना आ रहा है? b², मतलब a² में 2 से भाग देने पर आंसर कितना आता है? b² आता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो चूंकि a² किससे विभाज्य है? 2 से। 2 से क्या है? विभाज्य है।
विभाज्य है। मतलब ए स्क्वायर में किससे भाग जा रहा है? 2 से भाग जा रहा है। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में, जैसे मान लो है ना 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अब 16 में अगर 2 से भाग जाएगा तो 4 में भी 2 से भाग जाएगा। बिल्कुल 4 के स्क्वायर में अगर किसी संख्या से भाग जा रहा है तो उस संख्या में उससे भाग जाएगा। देखो 4 के स्क्वायर में 16 से कितना होता है? 16। 16 में 2 से भाग जा रहा है, मतलब 4 में भी 2 से भाग जाएगा। जैसे मान लो 5, 7 मान लो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 होता है। अब इस 49 में आपका अगर 7 से भाग जाता है तो इस 7 में भी 7 से भाग जाता है। ये नियम होता है। तो वही यहाँ लिखा है कि अगर क्या कि ए स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए भी किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये आपका कथन क्या हो गया? ए हो गया। ये कथन क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से आपको आगे बढ़ना है। तो देखो अब ए किससे विभाज्य? 2 से, है ना। तो यहां मानेंगे, माना ए बराबर, ए देखो अगर ए आया है तो ए बराबर मानना है, अगर यहाँ बी आता तो बी बराबर मानेंगे। ठीक है, ए बराबर यहाँ क्या है आपका? 2 से विभाज्य तो 2 और एक और पूर्णांक मान लेंगे, कौन सा? सी। अगर आपका ए और यहाँ आपका ए की जगह पे बी आता और यहाँ 2 की जगह पे और कुछ आता, तो अगर जैसे मान लो यहाँ 3 आया तो ए बराबर क्या मानना है? 2c। अगर यहाँ 4 आता तो ए बराबर कितना मानना है? 4c मानना है। ठीक है, अगर 3 आता है तो 3c मानना है, 4 आता है तो 4c मानना है, 5 आता है तो 5c मानना है। इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मानना है। तो a बराबर क्या माना हमने? 2c। और c क्या है आपका? जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, देख लेते हैं, दिखाई दे रहा पूरा, ठीक है ना। अब देखें c एक क्या हो गया आपका? पूर्णांक हो गया, है ना। तो यहाँ इसका मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो a का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ए का मान हम कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखें आप समीकरण 1 क्या है ना, 1 मिनट। देखें तो ए का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 ही है। तो देखिए क्या लिखा है? ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 2c। तो यहाँ जाएगा आपका 2c का स्क्वायर बटे 2, तो 2 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया? यहाँ a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2c, इसका मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4, और c का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? c स्क्वायर, और बटे में कितना? 2 इज इक्वल टू कितना? b स्क्वायर। अब 2 से हम 4 काटेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ आपका आ गया 2c स्क्वायर बराबर कितना? b स्क्वायर। तो c अगर यहाँ से 2 इंटू में, इंटू वाला कहाँ जाता है? डिवाइड में पहुँचता है। तो c स्क्वायर का अगर मान निकालें तो b स्क्वायर, और गुणा वाला कहाँ पहुँच जाएगा? भाग में। ठीक है, ये पहुँच गया, है ना। अब इससे देखो यहाँ क्या हो रहा है? b स्क्वायर में 2 से भाग देने पर कितना आंसर आ रहा है? c स्क्वायर आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर, b का स्क्वायर किससे विभाज्य है? b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, है। अगर b का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b में भी किससे भाग जाएगा? 2 से। बिल्कुल इसी प्रकार, जैसे प्रकार यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a में भी 2 से भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर b का स्क्वायर 2 से भाग जा सकता है b के स्क्वायर में, तो b में भी जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं b भी किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, इतना हो गया। ये आपका कथन क्या हो गया? b। ये कथन क्या हो गया? b। देखो ये कथन a था और ये कथन क्या हो गया? b, है ना। अब ये दोनों कथन क्या कह रहे हैं वो आप थोड़ा सा देखें तो समझ में आएगा आपको। देखो कथन a और b से, कौन कौन से कथन से? कथन a और b से, है ना। ये पहला कथन a है, ये बोल रहा है a में 2 से भाग जाता है, मतलब a का एक गुणनफल कितना है? 2 है। और यहाँ दूसरा कथन बोल रहा है b 2 से विभाजित है, मतलब b 2 से विभाजित है। इसका अर्थ है मतलब b का भी एक गुणनफल कितना है? 2 है ना। तो हम लिखेंगे कथन a और b से क्या हो रहा है आपका? इसका एक उभयनिष्ठ गुणनफल कौन सा आ रहा है आपका? 2। देखो आप यहाँ लिखते हैं, समझना, है ना। क्या लिखे? कथन a और b से आपका क्या हो रहा है? स्मॉल a और स्मॉल b
का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, कितना है, 2 है। बात समझना, ए और बी, देखो बी में भी 2 से भाग जा रहा है और ए में भी 2 से भाग जा रहा है, मतलब ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो हमने क्या माना था इसको, सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब ए और बी ऐसे अंक है जिनका दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ क्या आ रहा है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो इसका अर्थ है ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब अगर सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, हमने माना था सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका अर्थ है हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है ना। हम लिख सकते हैं, तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो हमने जो माना था वो अपोजिट आ रहा है, तो हमने तो इसको क्या माना था, इसको हमने माना था परिमेय, लेकिन हमारी कल्पना जो है, हमारी जो सोच है, सोच है वो क्या हो रही है, रोंग हो रही है। तो ये आपको परिमेय नहीं है, ये क्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय, है ना। अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो आपकी √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यही प्रूव करना था, है ना, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से थोड़ा सा देख लें, देखो √2 को हमने परिमेय माना था, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपोजिट है, ठीक है। परिमेय किसके रूप में होती है, अंश बट्टे हर, है ना। √2 बराबर a/b लिखा, और a और b ऐसे पूर्णांक है जो एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकते, मतलब सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ दोनों पक्षों को क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो यहाँ a² हो गया, यहाँ आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2b² हो गया। ये 2 इंटू में था, बटे में बचा गया। इसका अर्थ है कि a² में 2 से भाग जा रहा है, तो b² आंसर आ रहा है, तो a² 2 से विभाजित है, तो a में भी किससे भाग जा सकता है आपका, 2 से भाग जा सकता है। अब a बराबर क्या, देखो a आया और यहाँ 2 आया, तो a बराबर क्या मानना है आपको, 2, और c मान सकते हैं, m मान सकते हैं, पूर्णांक आप कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने एक और पूर्णांक मान लिया c, ठीक है। इसका मान हमने क्या रखा समीकरण 1 में, तो यहाँ आपका होल स्क्वायर हो गया, तो 4c² हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2c² आ गया। 2 इंटू में इंटू वाला कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड में भाग में जाएगा। तो देखो b² में 2 से भाग जा रहा है, तो b में भी किससे भाग जाएगा, 2 से। तो ये कथन a बोल रहा है कि a में 2 से भाग जा रहा है, ये देखो कथन a में 2 से भाग जाता है, और कथन b बोल रहा है कि b में 2 से भाग जाता है, मतलब a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया आपका, 2, क्योंकि दोनों में 2 से भाग जा रहा है, मतलब दोनों का एक कॉमन गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो समझना, जैसे आपका 10 है और 15 है ना। देखो 10 में भी 5 से भाग जाता है ना, 5 से 5 दूनी 10, और इसमें भी 5 से भाग जाता है, 5 3 15, तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है आपका, 5 है। अगर कॉमन गुणनखंड हो जाता है तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, तो हमने लिखा अतः यह इसलिए यह सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, मतलब हमारी कल्पना है क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमने इसको क्या माना था, परिमेय, तो ये कैसी संख्या निकली, अपरिमेय। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है ना।